नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आम के बागों में इस समय फल बन चुके हैं, जिसमें इस समय फल गिरने और फटने की समस्या देखने में आ रही है। अगर इस समस्या का आप सही समय पर प्रबंधन कर लेते हैं तो इनके द्वारा होने वाली क्षति से बच सकते हैं। इसलिए इस समस्या का आप किस तरह से करें समाधान, इस विषय पर उचित सुझाव दे रही है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रूबी रानी। आम में सबसे बड़ी समस्या आती है किसानों को कि फल गिरने की समस्या। शुरू में जब फल लगते हैं तो किसान बड़े खुश होते हैं कि काफ़ी अच्छी फलन होगी, लेकिन जैसे जैसे फल बढ़ता जाता है देखते हैं कि वो फल गिरने की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत कम फल पकने के समय में बहुत कम फल उन्हें मिल पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आम में है फल गिरने की। ये फल गिरने की समस्या के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि बगीचे का समुचित प्रबंधन सालों भर नहीं होता है। फल लगने के बाद सीधा किसान सोचते हैं, बागवान हमारे सोचते हैं कि उसमें फल जो हैं वो टिके रह जाए। और फल गिरने के और भी अन्य कारण हैं, जैसे तेज हवा चलना, पूर्ण रूप से निषेचन की क्रिया नहीं होना, जल की कमी होना, जल और पोषण के लिए फलों के बीच में आपसी स्पर्धा होना, आंधी चलना, उसमें काफ़ी आंधी और परसे पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा कारण होता है फल गिरने का। इसके अलावा पौधों का समुचित पोषण प्रबंधन ना होना फल गिरने का प्रमुख कारण है। ऐसा देखा गया है कि जितने भी फल आम में लगते हैं उसका 5% से कम भाग मैच्योरिटी तक पहुंचता है। लगभग 90 से 95% फल जो है वो गिर जाता है। आरंभिक अवस्था में जो फल गिरते हैं उसको तो हम प्राकृतिक रूप से वो गिरते हैं, उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आरंभिक अवस्था में जो फल गिरते हैं वो प्राकृतिक अवस्था में गिरते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो नुकसानदायक नहीं होते हैं। लेकिन आरंभिक अवस्था के बाद जो फल गिरते हैं वो आर्थिक रूप से वस्तुतः बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और मैच्योरिटी के पहले जो पकने के पहले वाला जो गिरने की स्थिति होती है वो तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फलों का फटना एक गंभीर समस्या है। यह समस्या उन स्थानों पर अधिक होती है जहाँ मौसम गर्म और सूखा रहता है। साथ ही दिन और रात के तापमान में अधिक उतार चढ़ाव होने पर फलों के फटने की समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी ज्यादा दिन तक सूखा पड़ने और बाद में अचानक हुई बारिश की वजह से भी यह समस्या फल बागों में देखी जाती है। इतना कि नहीं, हार्मोन्स और पोषक तत्वों के असंतुलित प्रयोग और कमी की वजह से भी बागों में फल फटने की समस्या पैदा हो जाती है। तो इसके लिए मैं बता दूं बागवान को कि सबसे पहले समुचित जल प्रबंधन और पोषण प्रबंधन और बगीचे की सफाई रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि कीट व्याधि पौधों में ना लगे। पौधों में अगर कीट व्याधि नहीं लगेंगे तो अच्छी फूल आएंगे, अच्छे फल लगेंगे और उसके बाद गिरने की भी समस्या थोड़ी कम होती है। अब फल लगने के बाद लेकिन कम से कम फल गिरे तो उसके लिए एक हार्मोन है, वो ऑक्सिन हार्मोन है। उसका जो कमर्शियल नेम है, जो कि मार्केट में वो नाम से आता है, वो प्लेनोफिक्स है। ये एक हार्मोन है और ये जो है फल गिरने की समस्या को कम करता है। और इसलिए जो है प्लेनोफिक्स की 1 ml की मात्रा 3 लीटर पानी में डाल करके एक पेड़ के अनुसार 10 से 15 लीटर का घोल बनाएं और 10 से 15 दिनों के अंतराल पे 2 छिड़काव करें। ये प्रथम छिड़काव जब फल मटर के दाने का हो जाए या उससे थोड़ा बड़ा हो जाए तब करें और दूसरा छिड़काव उससे 10 से 15 दिनों के बाद करें। तो ये छिड़काव करने से फल के गिरने में काफी कमी होती है। फलों को फटने से रोकने के लिए बाग में नियमित रूप से सिंचाई करनी चाहिए। ध्यान रखें कि फल बनने से लेकर फल पकने तक वृक्षों के आसपास उचित नमी हो। NAA यानी नैफ्थलीन एसिटिक एसिड का 20 ppm का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव करना चाहिए, या बोरेक्स 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव अप्रैल और मई महीने में जब फल मटर के दाने के बराबर हो तब करना चाहिए। वृक्षों के पास पलवार बिछाने और बाग के चारों ओर वायुरोधी वृक्ष लगाने से फल फटने की समस्या कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कीड़े मकोड़े के प्रभाव से भी फल बाद में गिरते हैं। तो जब हम फल गिरने की समस्या जब शुरू होती है तो प्लेनोफिक्स जब हम डालते हैं उसके साथ ही साथ एक कीटनाशक एसीफेट, उसको 2 ग्राम की मात्रा जो है प्रति ml में डाल करके वही मटर के दाने के आकार के बराबर हो जाने के बाद अगर 10 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव कर दे तो
कीट के प्रकोप के कारण अगर फल गिर रहे हैं तो उनका गिरना कम हो जाता है। एक बात किसान भाई और बताना चाहेंगे कि जब भी आप छिड़काव करें उस पर कोई स्टिकर उस पर अवश्य डालें। अगर आपके पास कोई उस तरह का स्टिकर उपलब्ध ना हो तो 5 से 7 लीटर पानी में एक छोटा शैम्पू का पाउच डाल दें, वो भी स्टिकर का काम करता है। दवा के साथ आप उसको भी डाल सकते हैं ताकि आपके दवाई की जो है वो ज़्यादा अवशोषण हो सके पत्तियों द्वारा और ज़्यादा प्रभावशाली हो सके। ये है हमारा आम गिरने के समस्याओं का। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की। किसान भाइयों, अगर आपने भिंडी की फसल बोई है तो अच्छी उपज लेने के लिए सभी प्रबंधों को समय पर करें। यही बात इस फसल में लगने वाले रोग कीटों की। तो इस समय फसल में रोग कीटों का प्रकोप कम देखा जाता है, लेकिन कभी कभी मौसम में परिवर्तन के चलते इस समय भी इनका प्रकोप देखा जाता है। अगर आपकी फसल में भी कीट रोग लग गए हैं तो उनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी भी हमारी सब्जियों में से महत्वपूर्ण फसल है और इसका एक आर्थिक महत्व है हमारे पूरे क्षेत्र में, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में बहुतायत से इसका उत्पादन किया जाता है। परंतु इसमें तमाम तरह की समस्याएं होती हैं जिनका समय समय पर प्रबंधन करना ज़रूरी होता है। यदि किसान भाई समय से प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें अधिक फायदा उठाएंगे। जैसा कि जानते हैं कि इसमें कई तरह की बीमारी लगती है और सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी होती है वो येलो बेन मोज़ेक बीमारी होती है। इसमें पत्तियों की सिराएं पीली हो जाती हैं और जब इस रोग का उग्र रूप धारण होता है तो फिर पूरा का पूरा पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं। विशेष तौर से जो नई नई पत्तियां होती हैं वो सभी पीली होती हैं और जो नई नई फलियां बनती हैं वो भी पीली होती हैं, जिसके कारण से उनका बाजार भाव नहीं मिलता और किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। भिंडी की फसल में पीला मोज़ेक रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधों से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसलिए इस रोग को नियंत्रण करने के लिए सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। इस रोग से बचाव करने के लिए जरूरी है कि हम रोग रोधी प्रजातियों को उगाएं और रोग रोधी प्रजातियों में जैसे हमारी बनारस से निकली हुई BRO 6 प्रजाति है, आज़ाद 1 है भिंडी की। ये प्रजातियों का अगर हम उपयोग करते हैं तो इसमें बीमारी कम लगती है। इसके अलावा जो हमें प्रबंधन करने की ज़रूरत है वो ये है कि जब बीमारी खेत में दिखाई दे, पत्तियां की सिराएं पीली दिखें, तो उन पौधों को तुरंत उखाड़ करके किसी गड्ढे में दबा कर नष्ट कर देना चाहिए और कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। कीटनाशक दवाइयों में से कई तरह की दवाई आती हैं जो जैविक भी होती हैं, रासायनिक भी होती हैं। जैविक में जैसे हमारे नीम के उत्पाद हैं, जैसे नीम का सत, नीम के बीज का सत 4% का घोल बनाकर छिड़काव करें तो वो कीट द्वारा जो रस चूस कर एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलती है उसका बचाव होगा। दूसरा, हम जो रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर, तो फिर इमिडाक्लोपिड एक दवा आती है या रोगार या मेटासिस्टाक्स। अगर इमिडाक्लोपिड कर रहे हैं उपयोग तो 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि रोगार अथवा मेटासिस्टाक्स का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस तरीके से हम भिंडी में जो पीला सिरा मोज़ेक बीमारी जो होती है उसको नष्ट कर सकते हैं और उससे अपनी भिंडी को बचा सकते हैं। जो दूसरी समस्या होती है भिंडी में वो फली को छेदने वाली सूंडी होती है, जिसके कारण से फली के अंदर सूंडी जा करके और अंदर का भाग खा करके फली को गुणवत्ता खराब कर देती है, जिससे बाजार भाव कम मिलता है। अगर हमारे खेतों पर इस तरह की समस्या है तो उसका भी बचाव समय से करना चाहिए और बचाव करने के लिए एक दवा आती है इंडाक्साकार्ब या एक दवा आती है स्पाइनोसाइड। इंडाक्साकार्ब अगर उपयोग कर रहे हैं तो आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि स्पाइनोसाइड का उपयोग कर रहे हैं तो 1 ml
4 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इस तरीके से हम इनका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भिंडी में सूंडी की समस्या नहीं रहेगी और हम पीला मोजैक या भिंडी की जो सूंडी है इसका प्रबंधन करके भिंडी से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। समय के साथ साथ खेती का तरीका भी बदल रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए खेती के तौर तरीकों में बदलाव जरूरी है, जिसमें फसलों के साथ साथ पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो इनकी नर्सरी अभी से तैयार करनी होगी। और इसके लिए आप किन किन बातों का खास ध्यान दें, आइए जानते कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK दास से। अभी के समय में वानिकी पौधशाला के लिए जो बीज संग्रहण कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप सागवान को और फिर महोगनी को अपने नर्सरी बेड में जरूर लगा लें। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर नर्सरी में फल, फूल, सब्जी, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। नर्सरी बेड तैयार करने के लिए हम 1 मीटर चौड़ा रखते हैं और लंबाई बीज की उपलब्धता पर निर्भर करती है और लगभग मात्र 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे हम लगाते हैं और ऊपर से फिर पलवार डाल देते हैं। तो और फिर हम उसे हाजरा से पानी से सिंचाई कर देते हैं। और यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जब उसमें अंकुरन शुरू हो जाता है, तो ऊपर से पलवार निश्चित रूप से हटा लें। तब फिर 2-3 महीने के बाद उसे प्रतिस्थापित करें दूसरे नर्सरी बेड में। तो ऐसी स्थिति में कम से कम आप 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उन छोटे छोटे पौधों को लगाते हैं। प्राथमिक नर्सरी वो स्थान है जहां मूल वृंत तैयार करने के लिए बीजू पौधों की बीज की बुवाई की जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्यारियां, प्रोट्रे, प्लास्टिक क्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। जिनके बीज छोटे होते हैं उनकी बुवाई प्राथमिक पौधशाला में कर सकते हैं और बीज अंकुरण के 15 से 20 दिन पश्चात उनको द्वितीयक पौधशाला में स्थानांतरित कर दिया जाता है। द्वितीयक पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक बेड से दूसरे बेड पर यदि आप उन छोटे पौधों को ले आते हैं तो उसमें प्रतिरोध क्षमता वातावरण के प्रति बढ़ती है। और ऐसे समय में आप पॉपुलर के भी कटिंग को जरूर लगा लें। और पॉपुलर की कटिंग को यदि आप नर्सरी में लगाते हैं तो एक कटिंग से दूसरे कटिंग की जो दूरी है लगभग 60 सेंटीमीटर क्यारियों में उसे लगाएं। और यह ध्यान रखें कि उसकी जो कटिंग है उसमें कम से कम 1 या 2 बड रहे और उसमें और फिर उनको जब भी मिट्टी के अंदर रखते हैं तो कम से कम 1 बड ऊपर रहे और उससे जो अंकुरन यदि दो बडों में हो जाता है तो जो स्वस्थ बड है उसको छोड़ करके बाकी को आप वहां से रगड़ के उसे हटा दें। और पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था होना जरूरी है, क्योंकि अभी काफी शुष्क अवस्था में है, गर्मी का भी काफी मौसम है। तो समय समय पर आवश्यकता अनुसार आप अवश्य सिंचाई करें। और फिर उसके बाद कई तरह के वन वृक्ष होते हैं, उनका एक अलग ही संग्रहण का समय होता है, लेकिन अप्रैल तक आप प्राय सब वन वृक्षों के बीजों को आप संग्रहित कर सकते हैं। नर्सरी में मुख्यतः हरी मक्खी, मिलीबग, स्केल कीड़े, लाल मकड़ी, लाही तथा घोंघा प्रमुख रूप से लगते हैं। रोगों में
ग्रे मोल्ड, जड़ विगलन तथा तना का कैंकर प्रमुख रूप से आता है। इससे बचाव के लिए नर्सरी में किसी अच्छे कीटनाशी दवा जैसे मोनोक्रोटोफॉस और रोगों के लिए रिडोमिल, वेबिस्टीन का छिड़काव कर सकते हैं। अब ये जब पौधे जब बड़े हो जाते हैं 3 महीने का 4 महीने का, तो याद रखेंगे, ख्याल करेंगे कि बरसात के समय में उसको जहां आपको फील्ड में लगाना है वहां आप पहले से ही खोदे हुए गड्ढे में 2.5 kg या 3 kg के करीब, यदि 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट गहरा गड्ढा है तो उस मिट्टी के साथ गोबर का खाद, पुराने गोबर का खाद मिला लें और 200-250 के करीब वर्मी कंपोस्ट भी उसे मिला सकते हैं, ताकि मिट्टी में जो पानी को सोखने की जो क्षमता है, पानी को जो एब्जॉर्ब करके रखने की जो क्षमता है वो बनी रहे। तो इस तरह से आप प्लांटेशन आप अपने खेतों में अच्छे ढंग से वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चितबड़ा गांव, जिला बलिया के ऋतुराज प्रजापति ने। आपने सब्जी राई की खेती पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र किसानों के लिए उनकी आमदनी वृद्धि के लिए हम कौन कौन सी सब्जी फसलों को यहाँ के लिए अनुशंसित करें। उसमें से एक हम लोग पत्तेदार सब्जी राई इस बार टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। ये सब्जी राई हमारे द्वारा ही विकसित है। ये हमने उत्तराखंड उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल में इसको विकसित किया था और साथ में उसको लाया जब यहाँ पर, तो देखा कि इस बार ये बांदा में भी उतनी ही ओज के साथ जो है उपज दे रही है, उतना ही उपज दे रही है, बल्कि और भी इसकी कोमल पत्तियां हो रही हैं। ये हमारे गरीब परिवार के लिए अगर वो अपने पोषण वाटिका में, न्यूट्रिशनल गार्डन में इसको लगाते हैं, छोटे जोत वाले किसान भी लगाते हैं, तो उनको ये 4-5 तोड़ाई तक पूरे अक्टूबर से लेके और जनवरी महीने भर में 4-5 तोड़ाई देकर कुल मिलाकर उन्हें काफ़ी आमदनी दे देती है। और साथ ही साथ अपने परिवार को खिलाने से उनको रक्त अल्पता जैसी बीमारी से या जो माल न्यूट्रिशन बच्चों में होता है कुपोषण, इससे भी उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ये पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक बहुत ही उम्दा सब्जी पाई जा रही है। 30 पत्तेदार सब्जी के हम लोग जो हमारे पास जो वैरायटी है इसको हम कंजर्व कर रहे हैं और साथ ही साथ अब इसको बढ़ा के हम अपने और किसानों को जो आसपास के मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके बीच में से पॉपुलराइज करेंगे। साथ ही हम अपने बांदा के आबो हवा को देखते हुए बड़े किसानों से भी इसको उनके बीच भी लोकप्रिय बनाएंगे, जिससे कि ये बाज़ारों में जो हमारे स्थानीय बाज़ार हैं उनमें ये ज़्यादा समय तक मिले और हमारे जो निवासी लोग हैं, जो हमारे नगरवासी हैं, इनको भी ये सुलभ रूप से उपलब्ध हो पाए। और इसके साथ ही साथ हम इसकी पूरी कल्चरल प्रैक्टिसेस, बहुत ज़्यादा इसमें देख रेख की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको उपजाने के लिए पूरी बुआई से लेकर और पूरे पत्ते की कटाई और साथ में बीज उत्पादन, इन सब चीज़ों को भी हम परीक्षण के आधार पर देख रहे हैं और उसको किसानों को उनके बीच प्रचार प्रसार करेंगे। और इस बार जो हमने देखा है, ये 1 बिस्वा ज़मीन जो यहाँ का सबसे छोटी इकाई है ज़मीन की, 1 बिस्वा ज़मीन में कम से कम 1.5 से 2 कुंटल साग इसका जो है 4 तोड़ाई 5 तोड़ाई में हमें मिल जाता है। और उसको किसान बेचकर 10 रुपये भी प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ तो 2,000 से 2,500 रुपये जो है बचत हो जाता है। लागत इसमें बहुत ही कम है, न कीटनाशी का प्रयोग करना है, न फफूंदनाशी का प्रयोग करना है। ये केवल कंपोस्ट की खाद पर अगर उगा देते हैं तो ये एक तरह से जैविक उत्पाद के रूप में इसकी बहुत संभावना है। आइए अब एक नजर डालते राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatai@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लगातार गिरते भूमिगत जल स्तर की है गंभीर समस्या, अपनाएं जरूरी उपाय। मछली बीज उत्पादन के साथ मिश्रित खेती कर रहे सफल किसान से मुलाकात। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।